जय हिंद। वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे और उसके रिवीजन की हम बात कर रहे थे, तो एक लेक्चर हमने देख लिया था। रिवीजन का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया था। अभी हम शुरू करेंगे ग्रेविटेशन का रिवीजन लेक्चर 2। रिवीजन लेक्चर 1 के अंदर हमने लास्ट में पोटेंशियल की बात की थी, हम उसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे और हम देखेंगे कि स्फेरिकल शेल, सॉलिड स्फीयर से पोटेंशियल कैसा आता है। फिर आप सैटेलाइट्स की बात करेंगे, बाइनरी स्टार सिस्टम, डबल स्टार सिस्टम, केपलर्स लॉ, इन सब की बातें करेंगे। और ये प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको सही ढंग से देख लीजिएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, नीट के अंदर आपके पास ऑन एवरेज 2 सवाल रहते हैं इस चैप्टर से, तो ये चैप्टर आपको ढंग से होना चाहिए। और नीट वाले बच्चों को प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, तो आप प्रैक्टिस करिएगा चीज़ों की ना। जो भी टास्क था, जो भी सवाल थे आपके पास, जो भी होमवर्क था, वो आपने ढंग से किया है, या फिर आप और प्रीवियस ईयर के सवाल है वो सवाल लगाते रहिए। सवाल लगाते रहेंगे तो आपकी बात बच जाएगी। तो यहाँ पे तो हम थ्योरी कवर कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ यार ये वाला पार्ट छूटा हुआ है, तो आप उसे देख पाएंगे। तो ये बच्चों से शुरू करते हैं। आई होप आप ग्रेविटेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखेंगे। अभी कुछ स्टैंडर्ड बॉडीज के लिए पोटेंशियल निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्फेरिकल शेल की वजह से निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्फेरिकल शेल है, दिस इज स्फेरिकल शेल। दिखते सब एक जैसे ना, स्फीयर होता है वो भी ऐसा ही बनता है, सब चीज़ ऐसी ही बनती है। तो नाम लिख दिया हमने, स्फेरिकल शेल है। सबसे पहले केस की बात कर रहे हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर नॉट। तो आपको पता है जब आप बाहर कुछ भी लिखना चाहते हैं, चाहे जीएफआई लिखें चाहे पोटेंशियल लिखें, तो आप पूरे चार मास को सेंटर में मान सकते हैं। और अगर पॉइंट मास होता है सेंटर पे, तो पोटेंशियल कितना आता है, माइनस जीएम डिवाइड बाय आर। माइनस का ध्यान रखिएगा ना। सेकंड केस अगर हम बात करें आर लेस देन आर नॉट, तो ये सब रिजल्ट आप डायरेक्टली रिजेंबल कर सकते हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक से। स्फेरिकल शेल के बाहर पोटेंशियल था के क्यू बाय स्मॉल आर, अंदर कितना था, अंदर था पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल आर। तो के की जगह जी, क्यू की जगह कैपिटल एम, डिवाइड बाय रेडियस आर नॉट पर एक माइनस आएगा। ऐसा ग्राफ, ऐसी वैल्यू है। अंदर वैल्यू कांस्टेंट है पोटेंशियल की, बिकॉज अंदर जीएफआई 0 है, तो वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। और अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा बनेगा ग्राफ, दिस इज माइनस जीएम डिवाइड बाय आर नॉट, ये आर वर्सेस। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर आप बात करेंगे सॉलिड स्फीयर की वजह से, तो यहाँ पे हमने सॉलिड स्फीयर बना दिया ऐसे, दिस इज सॉलिड स्फीयर। और ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अर्थ सॉलिड स्फीयर है ना आपके पास में, अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है। इसकी वजह से पोटेंशियल अगर आप लिखेंगे V, पहला केस व्हेन R इज ग्रेटर देन R नॉट, तो वो वाला केस तो आसान है, उसके लिए पोटेंशियल आप लिख सकते जी एम डिवाइड बाय स्मॉल आर, सेम चीज जो पहले वाली थी। पर अगर आप बात करेंगे सेकंड वाले केस की, दैट इज वोल्टेज व्हेन, सॉरी पोटेंशियल व्हेन R इज ग्रेटर देन, सो लेस देन R नॉट। अब उसका गंदा सा एक्सप्रेशन आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, वो एक्सप्रेशन था रो बाय, sorry this is not potential, that is rho by 6 epsilon naught 3r square minus r square। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का मुझे याद है। अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। रो को लिख दीजिए m डिवाइड बाय 4/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पे बन गया 6, और एप्सिलॉन 1/एप्सिलॉन होता है 4 पाई g, और यहाँ पे बन गया 3r square minus r square। 4 पाई ने 4 पाई को उड़ा दिया, यहाँ पे 2 आ गया आपके पास, तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, दैट इज gm डिवाइड बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक से उठाया मैंने, पर एक माइनस भी तो लगाना था एक्स्ट्रा, ये माइनस खतरा है, ये माइनस लगाना है बिकॉज वहां पे जो आया था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए था, और यहाँ पे मास आपके पास है कुछ नेगेटिव, मतलब हम यहाँ पे नेगेटिव एक्स्ट्रा पुट करते हैं, तो v का एक्सप्रेशन ये आएगा माइनस gm डिवाइड बाय 2r क्यूब, ये बन जाएगा 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो ये रिजल्ट जरूरी है, ये कभी टफ सवाल आएगा तो ये फंसा लेगा, बिकॉज हमको रिजल्ट नहीं याद रहता। तो आप चाहें तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला याद है तो उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, पर एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना है ना, ये माइनस मत भूल जाना बच्चों, ये बहुत जरूरी है। समझ में आ गई बात? ठीक है। अगर आप सेंटर पे देखेंगे तो ये r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3/2 gm बाय r, माइनस 3/2 gm बाय r। क्लियर? तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सही बनता है आपके पास। अगर आप इस ग्राफ को चेक करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ माइनस 3/2 gm बाय r, और अगर आप रेडियस पे चले जाएंगे बन जाएगा माइनस gm बाय r। तो ये कुछ ऐसा बनता है आपके पास, ऐसे ऐसा ऐसा करके ग्राफ बनता है। क्लियर? तो कभी भी आए तो आप देख लीजिएगा, वो ज्यादा आ रहा है पोटेंशियल, सरफेस जो पोटेंशियल है उससे ज्यादा पोटेंशियल है आपके पास सेंटर पे। माइनस 3/2 gm बाय r, कुछ नहीं किया, r की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो ये एक्सप्रेशन बच्चों याद रखिएगा, इसमें लोग फंस जाते हैं, गलती होती है। क्या है वापस देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में था रो बाय 6 एप्सिलॉन 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया, आप भी कन्वर्ट करके देखिएगा, पर एक गलती मत करिएगा, माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, आप इतना देख लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं।
अभी हम बात करते हैं डबल स्टार सिस्टम, या फिर इसको लोग बाइनरी स्टार सिस्टम भी बोलते हैं, डबल स्टार या फिर बाइनरी स्टार सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार सवाल आ चुका है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है ना, आप ढंग से देखिएगा इसको। जो बोरा इंपॉर्टेंट है वो ढंग से देखती है, उनको साइड नोट्स फोर्स उनकी साइड सब अच्छे से पढ़िएगा। जैसे मान लीजिए 2 मासेज हैं आपके पास में, m1 मास है आपके पास में और m2 मास है, इनके बीच का सेपरेशन कितना है L, और कुछ और है ही नहीं, सिर्फ ये 2 ही सिस्टम में सिर्फ ये 2 ही स्टार्स है और कुछ नहीं है। एक का मास m1 है, एक का मास m2 है। हम चाहते हैं कि ये अपने खुद के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर घूमना शुरू कर दे, खुद के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर। तो ये किसके अबाउट घूमते हैं? सिस्टम के सेंटर ऑफ मास अबाउट घूमते हैं। किसके अबाउट घूमते हैं? रोटेट अबाउट, रिवॉल्व अराउंड सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। ध्यान रखना ये बात। तो जैसे मान लीजिए पूरा सेटअप है जो आपके पास में, मतलब गैलेक्सी है जो पूरी गैलेक्सी किसके अबाउट रोटेट कर रही है? सेंटर ऑफ मास ऑफ गैलेक्सी के अबाउट। ये सेंटर ऑफ मास है, मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना बनेगा आपके पास? ये कुछ r1 बनेगा, ये कुछ r2 बनेगा। सही, r1 के लिए निकाल सकते हैं, हाँ। सेंटर ऑफ मास की दूरी किसी मास से देखना हमें आता है, वो कितना? दैट इज m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई l, उल्टे रेशो में रहता है ना। सिमिलरली अगर आप r2 निकालते हैं बनेगा m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई l, ऐसा रहता है आपके पास। अब अगर मैं देखूं, अब सुनना मेरी बात को सही ढंग से, तो ये इस पे कुछ F फोर्स लगा रहा है अट्रैक्टिव, और ये इस पे कुछ F फोर्स लगा रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? ये F किसके बराबर हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना है? m1 ओमेगा स्क्वायर और L, सॉरी m ओमेगा स्क्वायर r1। अब देखिए ये कुछ r1 रेडियस में घूम रहा है, ये कुछ r2 में घूम रहा है, तो ऐसा हो रहा है। मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इनको एक लकड़ी से ज्वाइन किया गया और इस पॉइंट पर से घुमाते रहे, तो दोनों की रेडियस जो है वो डिफरेंट है। ये अपनी इस बड़ी रेडियस में घूम रहा है और ये अपने ऐसे कुछ छोटी रेडियस में घूम रहा है। समझ में आ रही है मेरी बात? दोनों रेडियस डिफरेंट है, पर दोनों का ओमेगा सेम है। दोनों का जो ओमेगा है वो क्या रहेगा? ओमेगा विल बी सेम। दोनों का जो ओमेगा है वो आपके पास सेम रहेगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ भाई, तो अगर हम यहाँ पे देखिए फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, देखना ये इस पे कितना फोर्स है, दैट इज जी m1 m2 डिवाइड बाय l स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। r1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। r1 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ से? दैट इज r1 को r1 लिख देते हैं ना, तो आप यहाँ पे r1 पुट कर पाएंगे, ये यहाँ पे उड़ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी दैट इज जी m2 l स्क्वायर r1। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल पाएंगे। फिर वेलोसिटी पूछे तो आप वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी फर्स्ट की हो जाएगी ओमेगा 1 r2, सेकंड की होगी ओमेगा 2 r2। और 1 r2 पता है, इसी हिसाब से अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, कुछ भी टर्म निकालना हो, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखने वाली है डबल स्टार सिस्टम में। क्या? पहली बात तो ये कि जो दोनों का ओमेगा है वो सेम है और दोनों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करते हैं। तो बाइनरी स्टार सिस्टम इंपॉर्टेंट है, जेई ने 2 से 3 बार इसका सवाल पूछा है, ठीक है? तो आप सही ढंग से इसको पढ़ते जाएंगे, ठीक है? अब आइए आगे चलते हैं। इसके बाद से जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो सबसे सवाल आता है आपके पास में। हम बात करें एस्केप वेलोसिटी, भर के सवाल है में एस्केप वेलोसिटी से ना, आपसे ढंग से समझिएगा एस्केप वेलोसिटी के बारे में। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है कि हम सिस्टम को कितनी वेलोसिटी दें या फिर कितनी स्पीड दें ताकि वो इंटरस्टेलर स्पेस से पहुंच जाए। इंटरस्टेलर स्पेस किसको बोलते हैं? इन्फिनिटी पे। जैसे मान लीजिए आपके पास में यहाँ पे अर्थ है और यहाँ पे ऐसे पॉइंट मास कुछ m है, ठीक है? ये इसकी रेडियस कुछ r है, इसका मास कुछ m ही है। तो इसको हम कितनी वेलोसिटी दें ताकि कहाँ पहुंच जाए? इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। तो हम क्या बोलते हैं यार, कभी भी आपको इन्फिनिटी पे पहुंचाना है, कहीं भी पहुंचाना है, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। तो आप बोलेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम स्पीड हम कितनी दें? मिनिमम स्पीड सो दैट पार्टिकल रीच एट इन्फिनिटी। मिनिमम स्पीड चाहिए ना आपको, ठीक है? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी m डिवाइड बाय r, कोई दिक्कत नहीं। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दैट इज हाफ m v स्क्वायर। v मतलब एस्केप वेलोसिटी के लिए v लिख दिया इसको। फाइनल सोचिए इन्फिनिटी में पहुंच गया, सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, और वहां पे जाके जस्ट रुकेगा तो ये टर्म भी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो ये टर्म साफ होगी, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी? 2gm डिवाइड बाय re का रूट। ये आपके पास में एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। दिस इज एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास। अच्छा, इसको अगर आप स्मॉल जी की टर्म में लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं आप। 2gm re है ना, ऊपर नीचे re मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया gm डिवाइड बाय re का स्क्वायर, तो कितना बन गया? अंडर रूट 2gr। तो एस्केप वेलोसिटी का ये वाला एक्सप्रेशन भी है, ये वाला भी है, दोनों में से आप कोई भी रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी को बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। मान लीजिए एक बाइंडिंग एनर्जी नाम का भी एक टर्म है, उसका मतलब क्या है? आप कितनी एनर्जी दें ताकि जो बॉडी है वो, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए। जैसे अगर आप बोले से इस सिस्टम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी, तो इतनी ही बाइंडिंग एनर्जी कितनी है? हाफ m v स्क्वायर के बराबर।
भी सिस्टम को कितनी एनर्जी दें ताकि जो सिस्टम के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाए, मतलब इसको कितनी एनर्जी दूं ताकि वो इन्फिनिटी में पहुंच जाए आपके पास, तो वो किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी। अगर आप इससे पूछेंगे बाइंडिंग एनर्जी कितनी है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे इनिशियल है -GMM, अभी कितने -GMM डिवाइड बाय RE, इसे कितनी एनर्जी दूं ताकि वो इन्फिनिटी पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे 0 होती है तो बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। बाइंडिंग एनर्जी मतलब समझ लीजिए वो डिफरेंट केस में हमेशा पोटेंशियल के बराबर है, ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये कि उसको हम कितनी एनर्जी दें ताकि वो सिस्टम खुल के कहां पहुंच जाए, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। क्लियर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं इसके ऊपर। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बोल दे कि एक शेल है, इस शेल का स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, इसका कुछ रेडियस r है, मास कुछ m है, तो आपको पता है इसकी जो सेल्फ एनर्जी आती है वो कितनी है आपके पास, -0.5 Gm² डिवाइड बाय r, ये आते हुए इसकी सेल्फ एनर्जी। ठीक, अगर इसकी सेल्फ एनर्जी आपके पास में ये है तो सेल्फ एनर्जी का मतलब क्या है कि जब बनते हुए कितनी एनर्जी रिलीज हुई उस तरीके की बात है। तो अगर आप पूछेंगे इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी तो इसको कितनी एनर्जी तक इन्फिनिटी पहुंच जाए, सब इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इसकी। तो मैंने क्या बोला, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है ना आपके पास में, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आ गई प्लस कुछ बाइंडिंग एनर्जी, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, 0 हो जाएगी सब चीजें, तो बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर ही आ गई आपके पास, बस पॉजिटिव आएगी वही वैल्यू। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब ये हो गया भाई कितनी एनर्जी दें ताकि सिस्टम के पार्टिकल्स कहां पे पहुंच जाए, उनके बीच जो सेपरेशन है वो इनफाइनाइट हो जाए, मतलब पोटेंशियल एनर्जी उनके बीच की 0 बन जाए। क्लियर है ये बात। तो ये थी एस्केप वेलोसिटी के बारे में। और जैसे मैंने डिफरेंट प्लैनेट्स के लिए वो डिफरेंट हो सकती है। मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछा जाए यहाँ पे कुछ 3 RE डिस्टेंस के ऊपर एक पार्टिकल है, रुका हुआ है, मूव नहीं कर रुका, अब इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, कुछ नहीं करना मुझे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कर देना है। ठीक है, तो पोटेंशियल फाइनल 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी 0 को जस्ट पहुंचाना है। पोटेंशियल इनिशियल है Gmm डिवाइड बाय 3 RE प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास। समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से आप एस्केप वेलोसिटी कभी भी निकाल सकते हैं। तो एस्केप वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, भर के सवाल है एस्केप वेलोसिटी के, तो जब भी आप करें तो ध्यान से देख के करिएगा सवालों को। ठीक है, अब आइए अपने आगे चलते हैं। एक और बात कर रहे थे एस्केप वेलोसिटी के बारे में कि एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी एंगल से अगर आप अर्थ के सरफेस से कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो अगर एस्केप वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया तो पक्का इन्फिनिटी पे जाके रुकेगा और कहीं नहीं बीच में रुकेगा। तो एस्केप वेलोसिटी जो आपके पास है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो जो अभी हम बात करते हैं मोशन ऑफ सैटेलाइट्स की, दैट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली सब चीजें इंपॉर्टेंट। इसके बाद में हम कैपिटल्स को पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। मोशन सैटेलाइट में क्या रहता है आपके पास में, एक सेंट्रल बॉडी रहती है, इसका मास कुछ ऐसे कैपिटल है मान लिया, और यहाँ पे एक छोटी बॉडी है स्मॉल है। एक्चुअल में सिस्टम सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना चाहिए, पर कैपिटल एम बहुत बड़ा होता है, सेंट्रल बॉडी बहुत बड़ी होती है ऑर्बिटिंग बॉडी से, दैट्स वाई सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे ही लाई कर जाता है। समझा, मान लीजिए अर्थ है तो अर्थ का मास तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कुछ 200-300 किलो कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो सिस्टम को सेंटर ऑफ मास तो अर्थ के सेंटर पे लाई करेगा ना। तो अगर आप इसको, अब हम इसके बाद फिर चर्चा करने वाले हैं क्या क्या होगा। तो मान लीजिए ये ऐसे ऑर्बिट में ऐसे घूम रहा है, r रेडियस के ऑर्बिट में ये आपके पास घूम रहा है, तो अगर आप देखें फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और यहाँ पे कुछ ऑर्बिटल वेलोसिटी है v, जिसको करेंगे mv स्क्वायर डिवाइड बाय r, m ने उड़ा दिया, r ने r को उड़ा दिया, वेलोसिटी कितना आ गया, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी ये आ गया, दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, दिस इज नोन एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर आपको याद होगा एस्केप वेलोसिटी में यहाँ पे 2 था ना, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब आप इसमें क्या निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास निकालने के लिए। अगर आप पूछे एंगुलर मोमेंटम कितना है, दैट इज mvr, तो mv की जगह ये लिख दिया आपने और r की जगह ये लिख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, √m/gm r टू द पावर 3/2, सॉरी रूट r, ऐसा कुछ एंगुलर मोमेंटम आ गया आपके पास। और आपने क्या क्या चीज निकाली थी, टाइम पीरियड अगर आप निकालेंगे, टाइम पीरियड बन जाएगा 2πr डिवाइड बाय v, तो आप इसको लिख लीजिए r, v का एक्सप्रेशन लिख लीजिए, r टू द पावर 3/2 बन जाएगा। फिर अगर आप देखें काइनेटिक एनर्जी तो कितने की, हाफ mv स्क्वायर, तो कितना बन गया ये, हाफ स्मॉल m v स्क्वायर हो गया gm डिवाइड बाय r, तो कितना आ गया g स्मॉल m कैपिटल m डिवाइड बाय 2r। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो बन जाएगा -Gmm डिवाइड बाय सेपरेशन है ना, वो ये पोटेंशियल, जो टोटल एनर्जी अगर आप देखेंगे दोनों का सम होगा, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो वही ये बनेगा -Gmm डिवाइड बाय 2r। आप याद कीजिए हमने बताया था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डबल है
टोटल एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड इसका मतलब जो वैल्यू है वो सेम है, तो ये अगर आप देखें बस साइन का डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी दोनों का डबल है आपके पास में। तो ये सारे एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आपको ये सही ढंग से समझ में आना चाहिए, एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, अगर हमारे सिस्टम में कभी भी टोटल एनर्जी आपके पास में नेगेटिव है, अगर टोटल एनर्जी क्या है आपके पास में नेगेटिव है, तो सिस्टम कैसा होगा, बाउंडेड सिस्टम होगा, वो इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम क्या होगा, बाउंडेड होगा। और अगर बाउंडेड है तो दो ही पाथ में मूव करती है बॉडी, या तो इलिप्टिकल में और या फिर सर्कुलर में। ये वाली बात हमें मतलब केप्लर्स लॉ में समझ में आ गई थी। फिर अगर आप बात करते हैं, अगर टोटल एनर्जी आपके पास में जीरो है, टोटल एनर्जी जीरो है, तो अनबाउंडेड सिस्टम है ये कहाँ पे जाएगा, पार्टिकल पक्का इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। और पाथ कैसा आता है इसमें, पाथ आता है आपके पास में, अगर आपको याद हो, दिस पाथ विल वाज, जो पाथ रहता है वो पाथ रहता है पैराबोलिक, ठीक है। और अगर सिमिलरली अगर हमारी टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है आपके पास में, तो पाथ जो आएगा आपके पास में दैट इज हाइपरबोलिक। समझ में आ गई? तो अगर आपका टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम बाउंडेड है, तो दो ही इस पास में घूमेगा, या तो वो इलिप्टिकल होगा या फिर सर्कुलर होगा। और टोटल एनर्जी आपके पास में जीरो होगी तो वो इन्फिनिटी पे मतलब अनबाउंडेड है, वो इन्फिनिटी पक्का जाएगा। और पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक रहेगा। और अगर टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो है तो हाइपरबोलिक पाथ में जाएगा। जब एस्केप करता है तो एस्केप करने के लिए हम टोटल एनर्जी को जीरो मान के चलते हैं, टोटल एनर्जी जीरो लेते हैं, उस वाले केस में पाथ कैसा मिलेगा आपको, पैराबोलिक। और अगर टोटल एनर्जी जीरो से ज्यादा हो जाएगी तब भी इन्फिनिटी पे जाएगा, पर इन्फिनिटी पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, पाथ कैसा रहेगा, हाइपरबोलिक रहेगा। क्लियर? ये सैटेलाइट का मोशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके सवाल आ जाते हैं, इसको आप इंपॉर्टेंट मान के ढंग से पढ़िएगा, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नाम सुना होगा आपने। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या है, ऐसी सैटेलाइट है जिसका टाइम पीरियड, क्या कंडीशन है इसका, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अगर आपके पास में रहेगी तो उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 24 है। जो अर्थ का टाइम पीरियड है वही जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड रहता है। जैसे मान लीजिए अर्थ है आपके पास में, तो अर्थ अपने एक्सिस ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी आपके पास में सेम सेंस में रोटेट करेगी। सेंस ऑफ रोटेशन जो आपके पास में अर्थ का सेंस का रोटेशन है, वही सेंस का रोटेशन आपके पास में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का होगा। तो अगर आप एक जगह से ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वो सैटेलाइट हमेशा उसके सामने रहेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे एक अर्थ हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे ये मान जैसे अर्थ है ना आपके पास, अर्थ को कैसे समझाऊं मैं, ये ऐसे कपड़ा मान लीजिए, ये ऐसे कुछ अर्थ है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे जैसे से ये अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ये घूमेगा, दोनों का सेंस भी घूमने का क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे अर्थ है तो इसमें जैसे यहाँ पे सैटेलाइट होगी तो ऐसे नहीं घूम सकेगी, वो कैसे घूमेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी। यहाँ पे सैटेलाइट होगी वो ऐसे घूमेगी, यहाँ पे जो होगी वो ऐसे घूमेगी। तो आप क्या चाहते हैं, जियो स्टेशनरी, नाम स्टेशनरी मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से देखें तो आपको रेस्ट पे दिखाई दे। तो ऐसा सिर्फ एक ही प्लेन पॉसिबल है, इक्वेटर प्लेन, जो आपको जैसे इक्वेटर प्लेन में ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, आपको हमेशा सामने दिखाई देगा। मान लीजिए यहाँ पे कभी भी होगा, टाइम 24 आवर्स हो सकता है, पर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं है। क्यों? ये अर्थ ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा। तो अब जैसे नीचे चला गया तब तो इस बंदे को सैटेलाइट नहीं दिखाई दे रही ना, रेस्ट पे नहीं दिखाई दे, उसको मूव करती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा कौन से प्लेन में मूव करती है, इक्वेटर प्लेन में मूव करती है, बात ध्यान रखिएगा। मतलब अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है तो हमेशा एक शहर के ऊपर ही रहेगी, हमेशा उसी शहर को देखती रहेगी वो, जैसे वो घूमे वैसे। अब इस वाले प्लेन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं आ सकते, बिकॉज आप सोच के देखिए, आप यहाँ पे खड़े थे, अब आपको दिखाई दे रही है, आप तो इधर घूम गए, ये इधर चला गया, तो वो आपको स्टेशनरी नहीं दिखाई देगी ना। तो क्या कंडीशन है, टाइम पे 24 आवर्स होना चाहिए, और आपके पास में जो प्लेन होना चाहिए कैसा होना चाहिए, इक्वेटर प्लेन में, इक्वेटर प्लेन में होनी चाहिए। सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रोटेशन, सेंस ऑफ रिवोल्यूशन will be same as of अर्थ। जो अर्थ के घूमने का सेंस है वही सेंस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के घूमने का सेंस होगा। क्लियर? और इसकी स्पेसिफिक रेडियस है जिसके अंदर वो रोटेट करता है। अब वो कैसे निकाला, देखिए अभी आपको याद होगा तो मैं टाइम पीरियड एक्सप्रेशन निकाला, 2πr⁻³ रूट जी, ऐसा एक्सप्रेशन था। इसके जो अगर आप 24 आवर्स पुट करते हैं तो यहां से रेडियस मिल जाएगी आपको, और ये रेडियस जो आपके पास में आती है वो 3600 प्लस 6400 किलोमीटर, मतलब अर्थ के सरफेस से ये कितनी दूर होती है, 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर। सेंटर से कितना होगा, 36,000 किलोमीटर प्लस रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये आपके पास में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की कहानी होगी। क्लियर बच्चों? तो ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें क्या क्या बातें हमने सीख ली, एक तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 24 आवर्स है, कौन से प्लेन में घूमती है, इक्वेटर प्लेन में घूमती है, सेंस ऑफ रोटेशन भी सेम रहता है। अर्थ से घूमने का सेंस है वेस्ट से ईस्ट, वो चेक करना हमेशा वेस्ट से ईस्ट ही है। तो कई बार सवाल आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा उस चीज का ना। अच्छा, अब हम अपने लास्ट चीज पे चलते हैं, दैट इज केपलर्स लॉ। दैट इज केपलर्स लॉ।
केपलर ने 3 लॉ दिए थे ना। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है आपको, फर्स्ट लॉ ये बोलता, इनिशियली केपलर ने लॉ दिए थे, बाद न्यूटन ने इसको प्रूव भी कर दिया था। केपलर का फर्स्ट लॉ क्या था कि जो सन है आपके पास में, मतलब जो जितने प्लैनेट्स हैं वो सबके सब इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे, और सन कहाँ पे रहेगा, एक फोकस पे रहेगा, यहाँ पे सन रहेगा, और बाकी सब क्या जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल पाथ में घूमेंगे। 2 पॉइंट्स का नाम दिया था, इसका नाम था पेरीहिलियन, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा स्पेलिंग चेक। एक पॉइंट का नाम था पेरीहिलियन, एक का नाम था एपीहिलियन। पेरीहिलियन एपीहिलियन ना, स्पेलिंग आप थोड़ा देख लीजिएगा। पेरीहिलियन, पास वाले का नाम पेरीहिलियन, जो दूर है उसका नाम है एपीहिलियन। मैंने बोला पी से पास और दूर का मतलब नहीं बोला, तो वो ऐसा हो गया आपके पास। अच्छा, ये जो आपके पास में ठीक है ऐसे घूम रहा है, ये रेडियस कुछ हमने मान लिया आर ए, और ये रेडियस हमने कुछ मान लिया था ऐसे आर बी, आर बी। तो अगर आप सेमी मेजर एक्सिस की बात करेंगे, सेमी मेजर एक्सिस वो ए होता है ना, सेमी मेजर एक्सिस वो कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2। तो ये फोकस है आपके पास, प्लैनेट ऐसे आपके पास में घूम रहे हैं, क्लियर। तो ये उसने बोला था। अब जो एक्सेंट्रिसिटी, जितनी कम एक्सेंट्रिसिटी आपके पास में इलिप्स की रहती है, वो इलिप्स उतना सर्कुलर होता जाता है। अगर आप बात करेंगे एक्सेंट्रिसिटी सर्कल की, तो वो 0 होती है। अगर सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी 0 है, तो इसकी जो रिवॉल्व कर रहा है इस सोलर सिस्टम की जो एक्सेंट्रिसिटी है वो बहुत कम है, तो वो टेंडिंग टू सर्कल ही है आपके पास है, पर एक्चुअल सर्कल नहीं है, इस वजह से हम उसको इलिप्टिकल ही बोल रहे हैं। और ये वाली बात बाद में न्यूटन ने समझाई दी थी हमें, कि जो पहले बात देखिए, जो ई रहता है आपके पास में अर्थ वाले सिस्टम का, वो ऐसा रहता है, E is equal to 0.007। तो पाथ आपके टेंडिंग टू सर्कल ही है आपके पास में। अच्छा, फिर अगर आप एक चीज और देखें, हम इस चीज पे चर्चा कर चुके थे कि अगर आपके पास टोटल एनर्जी सिस्टम की नेगेटिव है तो 2 ही पाथ पॉसिबल है, कौन कौन से, सर्कुलर और इलिप्टिकल। ये बात न्यूटन ने पहले बताई। तो केपलर का ये वाला लॉ इस बात से प्रूव हो गया न्यूटन की, कि न्यूटन ने बोल दिया था कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, हाँ टोटल एनर्जी नेगेटिव है, सिस्टम बाउंडेड है तभी तो मूव कर रहा है, और सिस्टम बाउंडेड होगा 2 ही पाथ मिलेंगे, या फिर सर्कुलर या फिर इलिप्टिकल। तो पहला लॉ वहां से प्रूव भी हो जाता है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, जैसे आपके पास में जब तक f इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर n ऐसे लिखा हुआ हो आपके पास, और n की वैल्यू आपके पास लेस देन 3 हो, n की वैल्यू लेस देन 3 हो, तो सिस्टम क्या रहता है आपके पास, क्लोज रहता है, सिस्टम क्लोज रहता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगी ये चीज, कि अगर फोर्स जैसे आपके पास में 1/r² है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू जब तक लेस देन 3 होगी तब तक सिस्टम क्लोज ही रहेगा। तो हमारे पास r² है, इससे सिस्टम क्लोज रहता है। अब हम चलते हैं केपलर के सेकंड लॉ में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। याद है क्या आपको सेकंड लॉ क्या था? हाँ, एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट का लॉ था। उसने बोला दैट इज लाइन जॉइनिंग सन टू द अर्थ स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड लॉ केपलर का, दैट इज डीए बाई डी टी कांस्टेंट। डीए बाई डी टी क्या है? एरियल वेलोसिटी। उसने क्या बोला, जैसे हम ये जानते हैं भी सन एक फोकस पे है आपके पास में, अगर सन आपके पास में एक फोकस पे है तो हर एक टाइम इंटरवल जो लाइन ज्वाइनिंग, जैसे ये प्लेनेट है और सन को ज्वाइन करने वाली लाइन बना दी मैंने, ये वाली यहाँ पे। तो मान लीजिए ये जैसे टी टाइम में इतना एरिया स्वेप्ट किया इसने, टी टाइम में इस लाइन ने इतना एरिया स्वेप्ट किया, तो अगले टी टाइम में इतना ही एरिया स्वेप्ट करेगी, ये ऐसा। तो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी लाइन ज्वाइनिंग सन टू द अर्थ या फिर सन टू द प्लेनेट स्वेप्ट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये था आपके पास में। अब आप देखिए, अगर आप दूर डिस्टेंस पे हैं तो थोड़ा सा चलने ज्यादा एरिया आ जा रहा है, पास में है तो ज्यादा चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ से यहाँ पे गए, इतने चलने से इतना एरिया आ गया, पर सोच के देखिए इतना से यहाँ पे चलूंगा नहीं आएगा ना, बिकॉज ये रेडियस कम है आपके पास। तो इस वाले साइड में तेज चलना पड़ेगा, इधर धीरे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर आप बात करें जैसे एपीहिलियन की, और यहाँ बात करें वेलोसिटी एट पेरीहिलियन, तो आप क्या बोलेंगे, वेलोसिटी एट पेरीहिलियन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वेलोसिटी एट एपीहिलियन। क्लियर? जब अर्थ यहाँ पे होती है तो धीरे चलती है, यहाँ पे होती है तो तेज चलती है। अच्छा, और इसको न्यूटन ने कैसे प्रूव किया? न्यूटन ने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से अपने इसको प्रूव कर सकते हैं। तो न्यूटन ने क्या बोला, ऐसे यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट लिया उसने ना, और मैं तो ये प्रूव कर दूंगा, तो उसने बोला एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो, ये आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो क्या बोलेंगे, एम वी ए आर ए इज इक्वल टू एम वी बी आर बी। एम ने एम को मार दिया, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आर ए ज्यादा है, आर ए ज्यादा है तो वी ए क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आर बी कम है तो वी बी क्या होगा, ज्यादा होगा। भी आर ए कम है, दोनों का मल्टीप्लाई बराबर है, तो अगर आर ए ज्यादा है तो वी ए कम होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे आर बी कम है तो वी पी आपके पास में ज्यादा होगा, एपी वी पी ज्यादा होगा। समझ में आ गई ये बात? यही बात उसने प्रूव करवाई थी।
अब जो मेन था वो है कि डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऐसे आर दूरी मान ली ऐसे, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आर डी थीटा, और इसको ट्रायंगल मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मैंने देखा जो इसका एरिया है वो आ गया हाफ बेस इंटू में हाइट, ऐसा आ गया। अगर आप डी ए बाई डी टी को देखेंगे, डी ए बाई डी टी क्या बनेगा आपके पास, तो ये बन गया आर स्क्वायर बाई टू, डी ए बाई डी टी क्या बन गया, डी ए बाई डी टी तो ओमेगा लिखा जा सकता है, डी ए बाई डी टी को ओमेगा। तो अगर आप ऊपर नीचे m को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा m ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या बन गया आपके पास, यहाँ पे बन गया 2m, ठीक है। अब ये mvr है आपके पास, अगर आप देखें जैसे mvr तो इसको लिख सकते हैं l बाई 2m। तो यहाँ से आ जाए डी ए बाई डी टी किसके बराबर है, l बाई 2m। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको एरिया वेलोसिटी निकालने को बोले, कभी भी एरिया वेलोसिटी निकालने को बोले तो आप L बाई 2m करेंगे। L तो कोई भी पॉइंट पे निकालेंगे वो कंजर्व रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे इस वाले पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम पता है, इससे पता है। किसी और पोजीशन पे जाएंगे तो वेलोसिटी और आर के बीच में कुछ एंगल होगा तो वहां से निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी। और एंगुलर मोमेंटम आपके पास में कांस्टेंट रहता ही है, और L क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आप बोलते हैं डी ए बाई डी टी भी क्या है, कांस्टेंट है। तो केपलर ने तो ये बात ऑब्जर्व करके बताई थी, पर न्यूटन ने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके भी दिखा दिया। उसके बाद में जो केपलर के लॉ की जो वैलिडिटी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। समझ में आ रही बात। तो कभी भी बच्चों आपको ये बोले कि आप एरिया वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो बताओ आपको एंगुलर यही एक्सप्रेशन यूज करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कभी बोले एरिया वेलोसिटी निकाल के बताओ तो L बाई 2m ही करना है। पहले एंगुलर मोमेंटम निकाल लीजिएगा, फिर डिवाइड बाई 2m कर दीजिएगा, तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर। फिर ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, यहाँ पे जब दूर वाले पॉइंट पे वेलोसिटी कम होगी, पास होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्लियर। ये आपके पास में सेकेंड लॉ था। अगर हम बात करेंगे थर्ड लॉ की, आपके पास में केपलर्स थर्ड लॉ क्या था, केपलर का थर्ड लॉ केपलर थर्ड लॉ ये बोलता है आपको कि टाइम पीरियड जो है किसी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। उसने ये बोला टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, उसने ये वाली बात बोली थी। अब यार इसको कैसे, मतलब क्या है, देखिए अगर आपके पास में जैसे कोई भी एक, ये हमने प्रूव किया था, अगर आपको याद है टाइम पीरियड एक्सप्रेशन में निकाला था 2 पाई अंडर रूट जी एम आर एस टू पावर 3/2। न्यूटन ने बोला मैंने तो प्रूव करके दिखाया ना आपको, यहाँ से याद हो रहा है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही बात केपलर ने ऑब्जर्व करके बोली थी, न्यूटन ने मैथमेटिकली प्रूव करके देखी। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर आपके पास में सर्कुलर पाथ है, इफ पाथ इज सर्कुलर, इफ पाथ इज सर्कुलर, तो सर्कुलर पाथ होगा तो ये रेडियस ऐसे कुछ आर होगी आपके पास। तो आप बोलेंगे टी स्क्वायर, जो टी का एक्सप्रेशन है एग्जैक्ट 2 पाई रूट जी एम आर एस टू पावर 3/2। मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल बॉडी है और ये ऐसे आर रेडियस में कुछ रिवॉल्व कर रहा है, पर ये ठीक है, ये हमने प्रूव किया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सैटेलाइट के मोशन में टाइम पीरियड निकाला था, आप चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यही पाथ इलिप्टिकल है, इफ पाथ इज इलिप्टिकल, इफ पाथ इज इलिप्टिकल, तो अगर इलिप्टिकल पाथ आपके पास में रहता है तो कुछ ऐसा बनता है इलिप्टिकल पाथ। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में आर ए, ये डिस्टेंस कुछ मान लीजिए आर बी, ठीक है आर बी। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो बाकी सब सेम का सेम रहता है, बस यहाँ पे आर की बजाय ए आ जाता है, ए रेज़ टू पावर 3/2। और ए क्या है, ए है सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाय 2। ये बात याद रखना बच्चों, कई बार सवाल फंसेगा तो ये निकाल के दे देगा आपको। सर्कुलर में आर आता है, यहाँ पे ए आता है, और आप कोई तरीके से टाइम पीरियड नहीं निकाल सकते। आपको मैं बोलूँ भाई कोई और एक्सप्रेशन टाइम पीरियड बताओ, नहीं निकाल सकते भाई, आपको यही रिजल्ट यूज होना है। तो इसके बहुत बार सवाल आते हैं, ऐसे ही बोल देता है कि भाई एक आर दूरी पे एक था प्लैनेट, एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, उसका टाइम पीरियड इतना है, तो कुछ जो 3r पे कर रहा है उसका कितना होगा, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आप यूज कीजिए, बात बन जाएगी। समझ में आ गई। सर्कुलर पाथ में आप यहाँ पे आर यूज करेंगे और इलिप्टिकल पाथ के अंदर आप ए यूज करेंगे, दैट इज डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो ये बात थी केपलर लॉ की बेसिक बातें, आप देख लीजिए इसको। इलिप्टिकल पाथ के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो आप फंसेंगे तो आपको हेल्प करेगी। एक बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन है, यहाँ पे सेंटर पे है ऐसे, और एक बॉडी ऐसे रिवॉल्व करे, टाइम पीरियड जो आएगा वो हमने भी देखा है 2 पाई अंडर रूट जी एम नीचे आएगा 2 पाई रूट जी एम ए टू द पावर 3/2। ए आपके पास में सेम मेजर एक्सिस की डिस्टेंस है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है आपके पास निकालने का। दूसरी बात, एक गलती और लोग क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं यहाँ पे ये मास m है, यहाँ पे स्मॉल m है, और ये डिस्टेंस कुछ r ए हो गया आपके पास, और ये हो गया आर बी। तो लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे लिख देते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है वो कितना है आपके पास, मतलब इसके सन इस पे कितना है, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय आर ए स्क्वायर, इस वाले पॉइंट पे इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर ए करते, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा।
अगर आप इसको भी ए बोले तो लोग ऐसे करते हैं, ये गलत है, क्योंकि ये फोर्स तो ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर ए नहीं है। यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए नहीं है, ध्यान रखना ये वाली बात। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट आता है, वो आपको निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकलेगा, पहले वेलोसिटी पता होनी चाहिए। वेलोसिटी जब पता होगा तब जाके आप इसको एम बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए नहीं है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर बी नहीं है, दोनों के रेडियस कर्वेचर सेम आते हैं पर आर ए आर बी नहीं आते, वो सोल्व करके देखना पड़ता है वो कितना आता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे सन है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, अगर आपको किस सिस्टम में टोटल एनर्जी लिखनी है, टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, वो तो बदल नहीं सकती। जो टोटल एनर्जी जो आपके पास में आती है वो आता है माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर, याद कीजिए सैटेलाइट के अंदर ये थी टोटल एनर्जी। अगर आप बात करेंगे सर्कुलर पाथ के लिए, किसके लिए, सर्कुलर पाथ की अगर आप बात करेंगे तो आर जो आपके पास में है वो हो जाएगा आपके पास रेडियस के बराबर, ठीक है। और अगर आप बात करेंगे इलिप्टिकल पाथ के लिए, फॉर इलिप्टिकल पाथ, तो ये आपके पास में रेडियस कितना आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा ना। इलिप्टिकल पाथ की अगर आप बात करेंगे तो यही यहाँ पे आ रही ए हो जाएगी, ये हो जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट से सवाल जैसे कंडीशन बहुत ज्यादा होगी उसको बहुत आसानी से सोल्व कर देगा। ये वाली बात की टोटल एनर्जी है दैट इज माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 आर। सर्कुलर पाथ के लिए तो आर है, ये तो हम प्रूव कर चुके थे। इलिप्टिकल पाथ के लिए भी यही एनर्जी आती है, बस आर की जगह सेमी मेजर एक्सिस आप पुट कर दीजिए तो आपकी बात बन जाएगी। क्लियर है। तो इतनी कहानी थी ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग। ये लास्ट वाले इलिप्टिकल पाथ की जो 3 पॉइंट्स है इस पे फंसा के बढ़िया सवाल बनाया जा सकता है। पहले बार टाइम पीरियड में आप यहाँ पे ए रखेंगे, हमने जो प्रूव किया था आर के साथ रेडियस साथ प्रूव किया था, पर ये ए आएगा। टोटल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई 2 ए हो जाएगा, ए सेमी मेजर एक्सिस है और ये आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर है, आर ए आर भी नहीं है, ये लोगों को गलतफहमी रहती है। ठीक है। और डी ए बाई डी टी एल बाई 2m है, सेकंड रो के हिसाब से वहां से आप प्रोसीड कर सकते हैं। जो सवालों का पैटर्न नीट में रहता है वो आसान ही रहता है। जैसे कि मान लीजिए एक सवाल की अगर हम बात करें तो ये आपसे 2016 में पूछा गया था नीट के अंदर ना। इस सवाल में ये बोला गया कि रेडियस ऑफ अर्थ आपको गिवन है, वो कितनी है 6400 किलोमीटर। तो आपसे बोला गया कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब सर ये यहाँ पे अर्थ बना दिया, इसके सरफेस से कितनी हाइट h के ऊपर, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं p। इस वाले पॉइंट पे आपके पास में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप देखेंगे p पॉइंट पे। और अगर आप सेकंड चीज की बात करें दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट p, इसकी वैल्यू कितनी एक्सीलरेशन अगर आप p पॉइंट पे देखें तो इसकी वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होनी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी की अगर आप बात करें तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए -5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, -5.4 10 टू पावर 7 जूल पर केजी, जूल पर केजी, ये वाली वैल्यूज आपको चाहिए। तो आप इस पॉइंट की ये h की वैल्यू कितनी होगी वो आपसे पूछा गया था, करके बता पाएंगे। ऑप्शंस भी थे आपके पास में, मैं लिख देता हूँ ऑप्शंस। 400 किलोमीटर, बी ऑप्शन आपके पास में था 2000 किलोमीटर, सी ऑप्शन आपके पास में था 2600 किलोमीटर और डी ऑप्शन आपके पास में था बच्चों दैट इज 1600 किलोमीटर। बता पाएंगे, बताइए। हाँ भी हुआ। अब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि यार जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका एक्सप्रेशन आएगा जी एम डिवाइड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही होता है भाई। अगर आपकी सॉलिड स्फीयर के बाहर अगर आप जी एफ आई देना चाहें तो जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर होगा। तो स्मॉल आर की जो डिस्टेंस होगी सेंटर दैट इज आर प्लस एच। इसके लिए कितनी होनी चाहिए आपके पास में 6 होनी चाहिए, पूरा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया जी एम डिवाइड बाय आर ई स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बन गया 1 प्लस एच बाय आर ई की स्क्वायर, ऐसे लिख दिया आपने। तो ये वाली वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मुझे पता है इसकी वैल्यू जो होती है वो 10 होती है, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 10। तब कहते हैं 10 डिवाइड बाय 6, 10 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू, सही, ये क्या बन गया 1 प्लस एच बाय आर ई, ऐसा एक्सप्रेशन आपके पास से बन गया। क्लियर। आर ई की वैल्यू आपको पता है तो यहाँ से आप एच की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी गिवन है इस वाले पॉइंट के ऊपर, तो अगर आप उससे भी कुछ करना चाहें तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है जी एम डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस एच की जो वैल्यू है दैट इज -5.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7, ऐसा एक्सप्रेशन है आपके पास में।
जी, दिस इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ से भी आप निकालेंगे तो यहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें आप लिखेंगे दैट इज जी एम ई डिवाइड बाय आर ई, सही। और यहाँ पे क्या बन गया 1 प्लस एच बाय आर ई, और इसकी वैल्यू बन गई 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻7। ऊपर नीचे आर ई मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जी एम ई डिवाइड बाय आर ई आ गया स्मॉल जी आर ई डिवाइड बाय 1 प्लस एच बाय आर ई, इसकी वैल्यू कितनी है 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब दोनों में से कोई भी एक्सप्रेशन को आप सोल्व कर लीजिए। जब सोल्व करने जाएंगे तो आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये वैल्यू कितनी बनी होती है, दिस इज बिकम √5/3, दिस इज बिकम √5/3 इज इक्वल टू 1 प्लस 6400 और सॉरी h डिवाइड बाय आर। क्लियर। तो यहाँ से अगर आप देख रहे होंगे तो ये आएगा h डिवाइड बाय आर की वैल्यू जो आ गई इट इज √5/3 माइनस 1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6400 और ये आ गया √5/3 माइनस 1। ऐसी कुछ वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। क्लियर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा पर आप सोल्व कर सकते हैं। और आप कैलकुलेशन यहाँ से करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। क्लियर है बात। एक एसके वेलोसिटी पे सवाल पूछा गया था आपसे 2016 के अंदर ही। सवाल क्या था, अगर आप सवाल देखेंगे तो सवाल में आपको ये बोला गया द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ। यहाँ पे एक अर्थ है आपके पास में और अर्थ पे कुछ एस्केप वेलोसिटी बोल रहा है, कुछ वीई है, ठीक है। फिर एक बोल रहा है एक प्लेनेट है आपके पास है। मैं सवाल की सिर्फ मतलब बता देता हूँ क्या पूछा है सवाल में। इसकी रेडियस और डेंसिटी दोनों ही डबल है। इसकी जो रेडियस है ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ और जो डेंसिटी ट्वाइस रो। इसकी कुछ रो होगी, रेडियस कुछ आपके पास में आ रही होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है इस पे कुछ एस्केवेसिटी वीपी है, ठीक है। आपसे किसका रेशो पूछ रहा है, वीई बाई वीपी का रेशो कितना आएगा, वीई बाई वीपी का रेशो कितना आएगा, ये सवाल के अंदर है। बता पाएंगे करके बताइए कितना है। ऑप्शन नहीं दे रहे ना, आप खुद कर सकते हैं इसको। तो बता सबसे पहले हम अर्थ के सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी निकालते हैं। तो हम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम 0 के बराबर होना चाहिए। तो अर्थ के सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी इट इज माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 0। इस एम ने इस एप को मार दिया। तो अगर आप यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन देख रहे हैं दैट इज बिकम 2GME डिवाइड बाई आर। क्लियर। अगर आप इस प्लेनेट के लिए देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, √2G मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट। अब हमें रेशियो निकालना है, दोनों को सेम टर्म में ले आते हैं। तो मास ऑफ प्लेनेट कितना होगा, देखिए ये होगा 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई, रेडियस कितनी होगी आपके पास 2E ना, दैट इज 8 RE का क्यूब, ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे अगर आप मास ऑफ अर्थ देखें तो ऐसा बन जाएगा रो मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज 4/3, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, अगर अर्थ का मास ME है तो ये वाली टर्म आपके पास में 16 ME बन जाएगी, सही है। तो अगर ये 16 ME बन जाएगी तो आप यहाँ पे दैट इज √2G 16 ME और रेडियस क्या है जस्ट डबल 2RE। तो नीचे क्या एक्सप्रेशन बन रहा है आपके पास में, अब दोनों का रेशियो निकाले दैट इज VE बाई VP। तो ये जो GME बाई आर ये तो कट जाएगा, तो कट जाएगा, सिर्फ ऊपर बचेगा √2 और नीचे आपके पास में कितना आएगा, यहाँ पे 8 तो यहाँ पे √16 बच गया आपके पास। तो अगर VE बाई VP अगर आप देखें दैट इज 1/√8, इसको आप कैसे दैट इज 1/2√2। ठीक है, ये आपके पास रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गई बात। बच्चों ये वाला सवाल आपसे नीट 2012 में पूछा गया। प्रीवियस ईयर थोड़ा आइडिया ले लेते हैं किस तरीके पूछे गए थे, वैसे आप प्रीवियस से करेंगे ही, फिर भी एक आइडिया रहे। तो आप ये कैप्लर फ्लो का सवाल है, आप इसे मुझे करके बताइए क्या जवाब आ रहा है आपके पास।
अभी हुआ। तो हम कैसे कहते हैं कि आपको बोला गया ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या खासियत होती है, उसका जो टाइम पीरियड रहता है वो 24 आवर्स है, जो अर्थ के रोटेशन का टाइम पीरियड है वही रहता है। तो आपको ये समझ में आ गया, जो अर्थ के रिवॉल्व करने का जो टाइम है, जो रोटेट करने का टाइम है वो भी 24 आवर है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी 24 आवर। और आपको पता है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³ होता है अकॉर्डिंग टू केप्लर्स थर्ड लॉ, उसका यूज हमें यहाँ पे करना है। तो आपको क्या बोला गया कि एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और वो अर्थ के सेंटर से 6 आवर डिस्टेंस पे है, सरफेस से 5 आवर पे है, सेंटर से कितने पे हो जाएगा, 6 आवर पे हो जाएगा, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड आपको पता है, यहाँ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका टाइम पीरियड आपको पता है कितना है, टाइम पीरियड आपके पास है 24 आवर। फिर उसने बोला कि एक दूसरी सैटेलाइट है जो अर्थ के सरफेस से 2 आवर डिस्टेंस पे, अर्थ के सरफेस से सेंटर से कितना हो जाएगा बच्चों, 3 आवर हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड कितना है वो ये जानना चाह रहा है, समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे t² प्रोपोर्शनल टू r³, तो पहले वाले का क्या 24 मल्टीप्लाई 24, t² 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू r³। तो रेडियस कितना हो गया बच्चों आपके पास, रेडियस हो गया 6 आर ना, दिस इज 6 r का क्यूब, डिवाइड बाय अगर आप करेंगे दूसरे वाले के लिए t² वो हमें निकालना है, और r³ की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 27 r³। ये इसने इसको यहाँ पे उड़ा दिया। अब थोड़ा देखना सोल्व करें, तो t² का एक्सप्रेशन बना 24 मल्टीप्लाई 24 27, और यहाँ पे आ गया 36 मल्टीप्लाई 6, जो भी कट रहा हो काट दीजिए, 4 बन गया यहाँ पे आपके पास, और यहाँ पे 9 आ गया, 6 लिख दीजिए, 4 आ गया यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और कुछ कट रहा है क्या बच्चों देखिए, तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9, क्लियर। तो ये 9 बन गया, तो अब इसको कहेंगे t² इज इक्वल टू √9 और 4 और 2, तो इन दोनों का ये 3 और 2 दैट इज 6√2r। तो जो आपके पास जो जवाब है कितना टाइम लगेगा उसे, 6√2 इतने घंटे उसको रिवोल्यूशन में लगेंगे। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है।